भाभी मेरे पास बैठती तो मुझे अजीब तरह की बू आती, जैसे वो शौहर के करीब जाने के बाद वैसे ही आ गई हो, बिना नहा के। उसी रात जब मैंने भाभी के कमरे में झांका तो मेरी जान निकल गई कि भाभी तो रोज़ हमारी भाभी दूसरे गांव से आई थी, जो कि थोड़ा मॉडर्न था और उनके लोगों को भी ज़माने का शौर आ चुका था। तभी भाभी को जिम्मेदारनी ने सिर्फ इतना कहा कि वो उनके घर में नौकरों की देखभाल कर ले, यानी कि उनकी निगरानी में नौकर काम करें तो वह उन्हें माकूल मुआवजा देंगी। भाभी को ये बात अच्छी लगी थी कि उन्होंने नौकरी करने को नहीं बल्कि नौकरों की निगरानी करने को कहा था। जबकि भैया इस बात पर गुस्सा कर रहे थे जबकि भैया इस बात पर गुस्सा कर रहे थे भैया का ख्याल था कि नौकरी नौकरी होती है, फिर चाहे वो निगरानी हो या खुद किसी के यहाँ नौकर बन जाना। भाभी ने इस बात से एहतलाफ किया। यूँ हमारे घर में ये बात लड़ाई बनकर सामने आई। अम्मी ने भैया को समझा दिया और कहा कि अब से मैं नौकरी करने जाएगी, क्योंकि अगर काम इज्जत वाला हो तो इसमें कोई हर्ज नहीं। भाई के लाख मना करने के बावजूद भाभी अब हवेली में काम करने जाने लगी। भाभी का काम नौकरों की निगरानी करना, उनके मामला सुलझाना और दीगर बातें देखना थी। इसके बदले में जिम्मेदारनी उन्हें 15,000 रुपये नकद देती, हालांकि बाकी नौकरों की तनख्वाहें 8 या 7,000 रुपये थीं। भाभी का काम भी कम था और उन्हें मुआवजा भी अच्छा मिलता। एक दिन का जिक्र है, भाभी को नौकरी पर जाते हुए तकरीबन 3 माह गुजर चुके थे। मैंने देखा अब वह चुप चुप रहने लगी हैं, लेकिन घर के खर्चे खूब चल रहे थे। घर में नया फर्नीचर आने लगा और ऐसी ऐसी चीज़ें जो हमने पहले नहीं देखी थी। हम बहुत हैरान भी थे, जबकि गांव के लोग हमें ताने देने लगे कि तुम लोगों ने जिम्मेदारों के यहाँ दोबारा नौकरी करके पढ़े लिखे घरानों की नाक कटवा दी है। बहरहाल हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अलबत्ता भाभी का रवैया मशकूक होता जा रहा था। अक्सर वह सुबह उठती तो उनकी आंखें लाल सुर्ख हो रही होती। एक दिन मैंने भाभी को इस कदर परेशान देखा तो चौंक पड़ी। भाभी क्या हुआ? क्या आप रात भर सोती नहीं? मेरे सवाल के जवाब में भाभी ने कोई जवाब नहीं दिया। उनका खाना पीना भी कम हो गया था और वह हर वक्त अपने कमरे में बंद रहती। एक दिन रात का वक्त था, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं यूं ही अपने कमरे से निकली तो ये देखकर चौंक गई कि भाभी के कमरे की रोशनी अभी तक आ रही थी। आज भाई भी घर पर नहीं थे। मैंने जाकर भाभी के कमरे को बाहर देखा तो वाकई में उनके कमरे से रोशनी आ रही थी। उनके कमरे की लाइट अभी तक ऑन थी और वो बैठी हुई किसी काम में मसरूफ थी। ये देखकर मैंने भाभी के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया तो वो यकदम चौंक कर पीछे मुड़ी। मैं और हाथ में जैसे कुछ छुपाते हुए उठ खड़ी हुई। उनको बाहर का मंजर सही नज़र नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने कमरे की रोशनी बुझा दी। तब बाहर खड़ी मैं नज़र आई तो मुझे हल्की सी आवाज़ में बाहर जाने को कहा। मैंने भी मुनासिब नहीं समझा कि इस वक्त उनके कमरे में जाऊं। वापस अपने कमरे में आकर लेट गई। मगर भाभी की ये बात मुझे समझ में न आई थी कि वो रात देर तक क्या कर रही थी। अगले दिन भी ऐसा हुआ। मुझे भाभी के कमरे से रोशनी सी महसूस हुई। मैं कल की वजह से आज भी यही समझ कर गई थी कि भाभी ज़रूर कुछ ना कुछ काम कर रही हैं, वरना अभी तक वो सो चुकी होती। यही सोचकर मैं दोबारा उनके कमरे में गई, देखा तो भाभी किसी काम में मसरूफ़ थीं। उनकी पोस्ट दरवाजे की तरफ थी। मैंने अब की बार दरवाज़ा बजाया, भाभी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने सोचा कि ज़्यादा शोर शराबा करने से अच्छा है मैं वापस अपने कमरे में लौट जाऊं, वरना आवाज़ सुनकर अम्मा और भाई भी आ जाएंगे, ख्वाम तमाशा न बनेगा। मैं अपने कमरे में तो आ गई थी, मगर मेरे दिल में तजस्सुस था, भाभी रात को जाकर ऐसा क्या काम करती हैं जो वो दिन में नहीं करना चाहती। आखिर मैंने जहन में एक तरकीब सोच ली और अगले दिन भाभी जब काम पर जाने ही वाली थी तब मैं उनके कमरे की तरफ गई। मगर ये जानकर मुझे हैरत का झटका लगा कि भाभी ने मेरी तरफ गुस्से से देखा और फिर अम्मा को बुलाने लगी। अम्मा को इस आवाज़ में पुकारा कि मैं भी डर गई। अम्मा आकर बहू से पूछने लगी तो भाभी ने मेरी शिकायत कर डाली। अम्मा, अपनी बेटी को समझाओ, ये रोज़ रात को मेरे कमरे में आकर झांकती है। देखो, इसे ज़रा तमीज़ नहीं कि एक शादीशुदा औरत के कमरे में झांकना बुरी बात है। अम्मा ने ये देखा तो मुझे तो बहुत ही पीटने लगी। तुझे क्या ज़रूरत पड़ी अपनी भाभी के कमरे में ताक झांक करने की? शर्म नहीं आती? अम्मा मुझे पीटने लगी, जबकि मैं अम्मा को बताना चाहती थी कि भाभी हम सब से छुप छुप कर कोई काम करती है। खैर मैं खामोश हो गई, क्योंकि घर में किसी को मेरी बात पर यकीन नहीं था। भैया को गए 2 दिन गुजर चुके थे। तीसरे दिन हमारे घर में एक फ़ोन आया जिसने हम सबको बेचैन कर दिया।
یہ کال ہسپتال سے آئی تھی۔ ہمارے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس کے نتیجے میں وہ ہسپتال پہنچا دیے گئے تھے۔ بھابھی بہت پریشان تھی، اماں کا تو جیسے سانس ہی نہیں آ رہا تھا۔ ہم سب لوگ ہسپتال بھاگے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ بھابھی اس وقت بھی اپنا کمرہ چھوڑ کر نہیں گئی۔ انہوں کو کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد اپنے کمرے کو ایک موٹا سا تالا لگایا اور پھر ہمارے ساتھ ہسپتال آ گئی۔ ہماری تو جان ہی نکل گئی تھی کہ بھیا کا ایکسیڈنٹ ہونے کے نتیجے میں انہیں ہڈیوں کی معذوری ہو گئی تھی اور وہ اب چل پھر نہیں سکتے تھے اور نقلی ٹانگ لگانے میں ابھی کافی وقت درکار تھا۔ ہم تو بھائی کے اس صدمے سے بے حال تھے اور بھابھی بھی بہت پریشان تھی۔ بھائی کو ایک ہفتے کے بعد ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ زخم اس قدر تھے کہ بھائی پٹیوں میں بندھے ہوئے تھے۔ بھابھی کا حوصلہ ایسے میں ٹوٹ گیا اور وہ دن رات محنت کرنے لگی۔ ایسے میں بھیا چڑچڑے بھی ہو گئے تھے کیونکہ وہ ہر وقت ایک ہی کمرے میں بیٹھے رہتے۔ ہمارے لیے بھی بھیا کی بیماری کسی مصیبت سے کم نہیں تھی۔ ایک طرح سے ہم بھابھی کے محتاج ہو گئے تھے، جبکہ بھابھی کا رویہ پہلے سے بھی زیادہ مشکوک ہو رہا تھا۔ ایک دن میں رات کو اٹھی تو دیکھا بھیا کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ان کو پانی چاہیے تھا، جبکہ میں نے جا کر ان کے کمرے میں دیکھا تو بھابھی کمرے میں موجود نہ تھی اور کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ بھابھی کہاں گئی ہیں؟ میں نے خیرت سے پوچھا۔ وہ پانی لینے گئی تھی، ابھی تک نہیں آئی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے، بھیا بے بسی میں بولے۔ میں نے جا کر کچن میں دیکھا تو بھابھی وہاں نہیں تھی۔ میں نے خود ہی پانی گرم کر کے بھیا کو لا دیا اور بھابھی کے معاملے میں پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ بھیا نے مجھ سے بھابھی کا پوچھا تو میں نے ٹال دیا۔ ہر جگہ ڈھونڈ آئی تھی مگر بھابھی کا نام و نشان نہیں تھا۔ بھیا بیچارے تو اٹھ نہیں سکتے تھے، دوا کے زیر اثر تھوڑی دیر میں سو گئے تھے۔ سارا گھر گھوم پھر کر جب میں اپنے کمرے میں آنے ہی لگی تھی کہ مجھے بیرونی دروازے پر ایک کھٹکا سا محسوس ہوا۔ میں دوڑتی ہوئی بیرونی دروازے کے پاس پہنچی تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہاں سے بھابھی اندر آ رہی تھی۔ بھابھی آپ اس وقت کہاں گئی تھی؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا کیونکہ اب بھابھی کی حرکتیں برداشت کرنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ بھابھی الٹا مجھے جواب دینے کی مجھ پر ہی غصہ کرنے لگی۔ میں نے دیکھا ان کے ہاتھ میں ایک سرخ رنگ کا کمبل تھا۔ بھابھی یہ کیا ہے؟ میں نے جب بھابھی سے سوال کیا تو وہ سب ٹاک کر رہ گئی۔ کچھ نہیں ہے، اپنے کام سے کام رکھا کرو، سمجھی تم؟ بھابھی ہم سب اس گھر کے فرد ہیں، میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ سے پوچھ سکوں آخر آپ رات کے اس وقت کہاں گئی تھی، ورنہ میں بھیا کو شکایت لگا دوں گی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ بھابھی نے واویلا شروع کر دیا۔ اس سب ہنگامے میں اماں اور بھائی بھی باہر آ گئے۔ بھابھی نے پیچھ پیچھ کر الزام لگایا کہ میں رات کے وقت کسی سے باہر ملنے جا رہی تھی، کہ بھابھی نے مجھے پکڑ لیا اور یہ کہ میں اس گھر کی عزت نیلام کر رہی تھی۔ بھابھی کے منہ سے یہ الزامات سن کر میری تو آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا۔ بھائی تو ہوتے ہی جو شیلے ہیں، بھیا نے مجھے بھیا نے مجھے چٹیا سے پکڑا اور مارنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھے بغیر کہ غلطی کس کی ہے، جبکہ اماں بھی مجھ پر ہی برس پڑی، صرف اس لیے کہ میں غیر شادی شدہ تھی اور بھابھی کی شادی ہو چکی تھی تو مجھ پر ہر قسم کا شک کیا جانے لگا۔ میں اس معاملے میں بہت روئی پیٹی، سب سے منتیں کی کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں، مگر کسی نے میری بات نہ سنی۔ بھابھی کے سرخ کمبل کی طرف سب کا دھیان ہٹانا چاہا مگر کسی نے اس طرف توجہ نہ دی۔ سب نے یہی کہا کہ غلطی تیری ہوگی، تو رات کو اس وقت باہر کیوں جا رہی تھی؟ میں سب کو کیا جواب دیتی؟ سرخ کمبل والی بات پر کوئی یقین نہیں کر رہا تھا، جبکہ بھابھی بڑی چالاکی اور مہارت سے وہ کمبل لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں دیکھتی رہ گئی اور بھابھی کو کسی نے کچھ بھی نہ کہا۔ چند دن گزرے نہیں تھے کہ بھابھی نے گھر میں میری شادی کا شوشہ چھوڑ دیا۔ کہنے لگی یہ لڑکی بہت باغی ہو گئی ہے، ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے، اس سے پہلے کہ یہ کوئی بل کھلا دے اسے کسی نہ کسی کونسل سے باندھ دینا چاہیے۔ بھیا اور امی تو پہلے ہی میرے خلاف ہو گئے تھے، انہوں نے بھابھی کی بات پر لبیک کہا اور میرے رشتے کی تلاش شروع کر دی اور رو رو کر میرا برا حال تھا۔ ویسے شادی ہوتی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر شادی سزا کی طرح مجھ پر مسلط کی جا رہی تھی۔ ان دنوں بھابھی کی خوشیاں عروج پر تھیں، وہ بازار جاتی، کپڑے خرید کر لاتی، کہتی میں شادی کی تیاریاں کر رہی ہوں، جبکہ ابھی تک رشتہ بھی نہیں ملا تھا۔ والآخر ایک ہفتے بعد ہی ایک معقول گھرانے سے میرا رشتہ طے کر دیا گیا تھا۔ بھابھی اس سب سے بہت خوش تھی کیونکہ اب ان کے کام میں دخل اندازی کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ ادھر میری شادی کی خبر میرے خاندان میں پھیل چکی تھی، گھر میں مہمان آنے لگے، تب بھابھی تنگ پڑ گئی۔ اس نے اپنے کمرے کو اور بھی زیادہ محفوظ بنانے کے لیے درمیان میں ایک پردہ لٹکا دیا۔ بھابھی اپنا وہ سرخ کمبل اس پردے کے پیچھے چھپا کر رکھتی اور کسی کو اس کے پاس نہ جانے دیتی۔ بھیا کی معذوری کے باعث بھی گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت لگی رہتی، ان کے ساتھ بچے بھی ہوتے،
भाभी हर वक्त चौकन्नी रहती, इस बात का ख्याल रखती कि कोई इस कंबल को हाथ ना लगा दे। अब मुझे भी भाभी की कमजोरी समझ आ गई थी। वो सुरह कंबल को बचा बचा कर रख, कोई उसे हाथ लगाता तो उस पर चीख पड़ती। मैंने एक दिन सबके सामने पर्दा हटाया और कंबल ले जाने लगी कि भाभी मुझ पर जम पड़ी। उसे इधर ही रखो, तुम क्यों हर वक्त इस कंबल के पीछे पड़ी रहती हो? ये मेरे शौहर के इस्तेमाल का है, इसे यहीं रख दो। भाभी अम्मी कंबल मांग रही है। मैंने मासूम सूरत बनाते हुए कहा तो भैया बोले, ये कंबल तो आज तक तुमने मुझे भी नहीं दिया, ले जा रही है तो ले जाने दो, थोड़े ही दिन की तो मेहमान है बेचारी। भैया की बात सुनकर भाभी का रंग फाका हो गया। नहीं रुको गुड़िया, मैं तुम्हें और कंबल देती हूँ। अब की बार वो नरमी से बोली। मुझे उनकी ये बात समझ नहीं आई मुझे उनकी बात ये समझ नहीं आई। खैर उन्होंने मुझे एक और कंबल दिया। मैं वो लेकर कमरे से बाहर आ गई, मगर मेरा तजस्सुस अब अरूज पर था। उसी कंबल की वजह से तो भाभी ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था, और अब मुझे दूसरे घर में ज़बरदस्ती भेजा जा रहा था। मैंने भी हिम्मत नहीं हारी, सोच लिया कि इस कंबल का तो राज जानकर ही रहूंगी। लेकिन इस सब की नौबत ही ना आई। एक दिन हम सब अपने घर में कामों में मसरूफ थे कि दरवाजे पर एक लड़का आया। उस दिन हमारे पूरे शहर में बिजली नहीं थी। हमारे घर में ना टीवी चल रहा था, ना ही हमारे फ़ोन चार्ज थे। गांव में सख्त बारिश और मौसम की खराबी की वजह से बिजली का निज़ाम धर्म भरम हो गया था। हम सब लोग यूं ही बैठे हुए थे, लेकिन शादी की तैयारियां अभी भी जारी थीं। खैर दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर देखा तो वो एक दुबला पतला सा लड़का खड़ा था। लड़का बहुत परेशान लग रहा था। उसने मुझसे कहा कि अपनी भाभी को बुलाओ। मैंने जल्दी से भाभी को बुलाया, खुद भी पास ही खड़ी हो गई। मुझे वैसे ही भाभी पर हर वक्त शक लगा रहता। वो लड़का भाभी से कहने लगा, उनके वालिद की तबीयत बहुत ख़राब है, उनको बिस्तर मर्ग पर याद कर रहे हैं। यह सुनकर भाभी के तो हाथ पांव फूल गए। उन्होंने उसी वक्त किसी चीज़ की परवाह नहीं की, सर पर चादर ओढ़ी और पाँव में जूती फंसाई और जल्दी से उस लड़के के साथ घर से निकल गई। उनके जाने के बाद मैंने अम्मा को बताया, भाभी अपने वालिद की तबीयत की खराबी के बाद मेके गई हैं, जल्द ही वापस आ जाएंगी। न जाने क्यों मुझे इस सब में कुछ गलत महसूस हो रहा था। भाभी से इस कदर नफरत हो गई थी कि उनके घर वालों की अजियत भी मुझे तकलीफ ना लगती। मैं चुपचाप बैठी रही। थोड़ी देर ना गुजरी थी कि दरवाजे पर एक बार फिर दस्तक हुई। देखा तो एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। बूढ़ी औरत की आंखों में अजीब सी चमक थी। मुझे देखते ही वो इधर उधर अपनी आंखें घुमाते हुए बोली, बेटी मुझे तुमसे एक ज़रूरी काम है, तो मेरी मदद कर देगी? हाँ अम्मा बोलो, क्या बात है? मैंने दिलचस्पी से पूछा, बेटी मैं एक अमल कर रही हूँ जिसके लिए मुझे एक सुरख कंबल की ज़रूरत है। मेरे इल्म के मुताबिक वो लाल सुरख कंबल तेरी भाभी के पास है। अगर तू चाहे तो मैं इस कंबल के बदले तुझे 1.5 रुपए दे सकती हूँ। मुझे किसी तरह वो कंबल ला कर दे दे। औरत की बात सुनकर मैं हैरान हो गई कि वाकई उसे कैसे इस सुरख कंबल का पता, जो भाभी ने बड़े एहतियात से छुपा कर रखा। मैंने उसी वक्त अम्मा को आवाज़ दी। वो भी दरवाजे पर आ गई और उस बुढ़िया से बातें करने लगी। बुढ़िया के पास वाकई लाल लाल पीले और हरे हर तरह के नोट थे। कहने लगी, तुम लोगों की जितनी रकम चाहिए मैं दे सकती हूँ, तुम लोग वो कंबल मुझे दे दो। बिना कोई सवाल किए और बिना किसी को इतला दिए मुझे अपने अमल के लिए वो कंबल दरकार है। देखो अगर मैं अमल वाली ना होती तो मुझे भला इस कंबल के बारे में कैसे पता होता कि वो कंबल तुम्हारे पास है। इसकी कोई कदर कीमत नहीं, लेकिन अगर तुम मुझे दे दो तो मैं इसके बदले तुम्हें 1.5 रुपए दे सकती हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर हम लालच में आ गए, क्योंकि हमारे घर में भैया के इलाज के लिए भी रकम दरकार नहीं थी और घर के खर्चे भी नहीं चल रहे थे। भैया के पास कोई माकूल नौकरी भी नहीं थी जो मेहनत मजदूरी करते, इससे भी जो महरूम हो गए थे। बुढ़िया की बात सुनकर अम्मा की आंखों में चमक आ गई। मेरे मुंह भी राल टिपकने लगी। मैंने फौरन से जाकर वो कंबल उठा लिया, क्योंकि भैया के कमरे में वो सामने ही पड़ा था। वो अलग बात है कि भाभी उस कंबल को उठाने नहीं देती थी। भाई उस वक्त नींद के जेरे असर थे, उन्होंने मुझे देखा नहीं। मैं बाहिफाजत वो कंबल बाहर तक ले आई। वो कंबल जैसा था वैसा ही उठा कर ले आई। मैंने उसे खोल कर नहीं देखा था। बुढ़िया ने वो कंबल हमसे लिया और हमें वो